Preview. मेरा नाम ईशा जावेद पारिक है और मेरे साथ जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम है अब्दुल रऊफ़, फ़याज़ खालिद भट्टी और इबाद अली। और जो हमारा आज हमने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। इसके अंदर हमने डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं और उन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए हमने मतलब ये प्रेडिक्ट किया कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो हमने डेटा सेट जहाँ से वो लिया है वो डेटा सेट हमारा कैगल वेबसाइट से हमने डेटा सेट लिया है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का। और अगर एक खुलासे की बात की जाए इस प्रोजेक्ट की, हमने कि इस खुलासे कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया है, तो हमने डेटा सेट जो हमें प्रोवाइड हुआ था कैगल से, उससे हमने एक सिंपल मॉडल बिल्ड किया है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के डेटा सेट को यूज़ करते हुए। और उसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया कि कौन सी मतलब हमने नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स को प्रेडिक्ट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एक फ़िज़िकल लॉस होता है, रेफ़र करता है फ़िज़िकल लॉस, क्रेडिट कार्ड के फ़िज़िकल लॉस को या कुछ सेंसिटिव क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन का लॉस को रेफ़र किया जाता है। तो बहुत सारे एल्गोरिथम जो होते हैं वो डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये रिसर्च शो कर रही है कि कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाइंग करने के लिए, एक कि फ़्रॉड है, ये ट्रांजेक्शन फ़्रॉड है या ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है। तो अब आगे बात की जाए तो हमने फ़ीचर सिलेक्शन जो है उसमें परफॉर्म किया था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और हमने डेटा सेट को बेसिकली स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स के अंदर, एक है ट्रेनिंग डेटा और एक है टेस्ट डेटा। तो जो हमने बेसिकली एल्गोरिथम जो हमने यूज़ किए हैं इस एक्सपेरिमेंट पे वो हमारा है, हमने 6 एल्गोरिथम यूज़ करें, एक डिसीजन ट्री, एक के नियरेस्ट नेबर, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एक रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट। अच्छा, ये रिज़ल्ट इस हर एल्गोरिथम से हमारा रिज़ल्ट शो कर रहा है कि कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ हमारी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन को वो मतलब हम बेसिकली उसमें एक्यूरेसी दिखा रहे हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की अलग अलग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट की बात की जाए तो मैंने बताया कि हमने कैगल से डेटा सेट लिया है। तो डेटा सेट हमने बिग डेटा माइनिंग के लिए और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हमने कैगल से उठाया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारी मेन हमने जो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमने सोचा था कि हम ये प्रोजेक्ट मतलब हमने ये चूज़ क्यों किया था, तो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आई थी कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के लिए जो होता है ना वो ज़रूरी होता है रिकॉग्नाइज़ करना कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि जो कस्टमर्स होता है ना वो कस्टमर्स उन चीज़ों के लिए चार्ज ना करें, उन आइटम्स के लिए चार्ज ना करें जो उन्होंने परचेज़ ना की। बैकग्राउंड की बात की जाए तो बैकग्राउंड में मैं एक छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है ना वो हम ऑथोराइज़ कर सकते हैं कि जेन्युइन कस्टमर्स जो है वो पेमेंट कर रहे हैं या फ्रॉड हैं क्या हैं ये सब कुछ। और इसके बारे में मैंने ये सब बैकग्राउंड में लिखा हुआ भी है कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ी, कहाँ से रिसर्च किया, क्या किया, सब कुछ। जो हमारा पर्पस था ना वो ये 2 ऑब्जेक्टिव पे था क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का कि वो हेल्प करे मर्चेंट्स को और बैंक को नंबर ऑफ़ पेमेंट जो फ्रॉड केसेस से रिड्यूस हो जाए, इन सबको करना था। और उन मर्चेंट्स को हेल्प करें अपनी रेवेन्यूज़ को ग्रो करने के लिए। तो हमने एक अच्छा बिज़नेस रन करने के लिए मर्चेंट्स प्रॉफिट हासिल करें, ये सब हो, जो इनकी कॉस्ट डिडक्ट हो रही है बिज़नेस के लिए, कंपनीज़ के रेवेन्यू के लिए, ये सब कुछ ये हमारा एक बेसिकली जो है पर्पस था। तो हम एक प्रैक्टिस में देखा जाए जब फ्रॉड एक जगह होता है तो जो टॉलरेंस होती है पेमेंट फ्रॉड की वो क्या होती है, जो कार्ड होल्डर जो होता है वो चार्ज को डिस्प्यूट ख़त्म कर देता है और डेबिट जो होता है वो यूजुअली कैंसिल हो जाता है, सॉरी। अच्छा, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा की बात की जाए तो हमारा जो डेटा है ना वो हमारे डेटा के अंदर 4 एट्रीब्यूट हैं। पहला है एक टाइम और एक हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं डेटा सेट के अंदर V1 से लेकर V28 तक, ठीक है। और हमारे पास अमाउंट दी गई है और क्लास दी गई है। अब इसमें सिर्फ न्यूमेरिक इनपुट वेरिएबल्स हैं जो कि PCA ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है।
प्रोवाइड कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ की वजह से हम ओरिजिनल फ़ीचर्स को हम ज़ाहिर सी बातें नहीं कर सकते प्रोवाइड, और जो पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है डेटा के बारे में वो, तो फीचर्स जो हमारे पास है V1 से V28 तक वो है हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं PCA के साथ, ठीक है। और जो कुछ फीचर्स जो हैं जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं वो हमारे पास दो हैं, वो है एक टाइम और एक है अमाउंट। जो फीचर टाइम है ना वो सेकंड हमारे पास जो है कंटेन कर रहा है एक ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बीच में डेटा सेट के अंदर, और जो अमाउंट का फीचर है वो ट्रांजेक्शन अमाउंट है हमारे पास। ये फीचर जो होता है वो यूज़ हो रहा है हमारे पास डिपेंडेंट कॉस्ट सेंसिटिव लर्निंग के लिए। जो क्लास के जो फीचर है वो हमारे पास देखा जाए एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है। जिस तरह हम बात करते हैं, हमने क्लास में सीखा था कि रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होते हैं, टारगेट वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास क्लास जो है रिस्पॉन्स वेरिएबल है और ये दो वैल्यू ले रहा है 1 और 0 में, बाइनरी वैल्यूज़ दे रहा है। इन केस अगर फ्रॉड हो रहा है तो 1 है और वरना पे 0 है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर और टूल्स हमने यूज़ करे हैं, जुपिटर नोटबुक यूज़ करा है और एनाकोंडा 3.9 पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर डेटा सेट की दिखाई जाए तो टाइम की हमारे पास ये भी कि जितने नंबर ऑफ़ सेकंड्स में जो ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बीच में जो नंबर ऑफ़ सेकंड जो हो रहा है वो हमने पूरी ग्राफ में आपको यहाँ रिपोर्ट के अंदर शो कराई हुई है कि कितनी वैलिड है, कितनी मिसमैच है, कितनी मिसिंग हो रही है, उसकी मीन, उन पूरे टाइम का मीन क्या निकल रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हम मैंने सिर्फ इतने हमारे पास तो बहुत सारे फीचर्स है V1 से V28, बट मैंने V1 फीचर का बताया है PCA किस तरह से उसकी वैलिड डेटा है, और कि इसी तरह मैंने सारे फीचर्स भी डिस्प्ले मतलब रिज़ल्ट्स हमारे पास डिस्प्ले होंगे V2 से V28 तक लेकर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी जो मेथडोलॉजी है ना, वो मेथडोलॉजी हमारी बेसिकली ये है कि हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग की है मशीन लर्निंग के मॉडल से। ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक, XGBoost, ये सब कुछ के मीन्स और ये सारे, ठीक है। इसके बाद हमने परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन की है और मॉडल को कंपेयर किया, मतलब मॉडल हमने ये कंपेयर किया है कि कौन सा मॉडल की एक्यूरेसी किस मॉडल से ज़्यादा है, ये हमने किया है। और तीसरा हमने फिर लास्ट में हमने बताया कि कौन सा बेस्ट मॉडल हमारे लिए रहा है, ठीक है। माइनिंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हमारे पास जो होती काउंटर होती साइबर क्रिमिनल केसेस के लिए, तो इसी तरह हमने पूरी मेथडोलॉजी ये 4 स्टेप में हमने डिफाइन की है जो मैंने अभी आपको बताई। लिमिटेशंस हमारे पास क्या थी, हमारे पास पहले इम्बैलेंस डेटा था, उनको हमने ठीक किया। फिर जो डेटा ओवरलैप कर रहा था वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमने उसको सॉल्व किया। फिर अडेप्टेबिलिटी, जो चेंजेस आ रही थी, जितनी चेंजेस लैक कर रही थी, कमी थी, उनको हमने सही करा। फ्रॉड डिटेक्शन कॉस्ट किया, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की जो लेकनेस थी वो क्या। प्रपोज सिस्टम हमारे पास क्या निकला कि हमारे पास प्रपोज सिस्टम ये निकला, हमने सुपरवाइज मशीन एल्गोरिथम्स को यूज़ किया, उसमें डिटेक्ट की क्रेडिट कार्ड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस को रियल वर्ल्ड डेटा सेट को यूज़ करते हुए। तो इसी तरह हमने आइडेंटिफाई किया बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को जो कि हाई एक्यूरेसी पे लेके जा रहा था कि कौन सी क्या हमने डिटेक्शन क्या किया। मैथड्स जो हमने यूज़ करे हैं वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को ये हमने यूज़ करा है, जिसके अंदर हमने ये सारी लाइब्रेरी यूज़ करी है, पांडास, नमपाई, सीबॉन, मैथप्लॉयग्लिब, ये सब कुछ हमने करा है। अब पांडास को यूज़ करते हुए हमने इंपोर्ट करा है डेटा सेट को, और हमने कुछ पांडास के फंक्शन यूज़ करें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, और फिर हमने सीबॉन, मैथप्लॉट लाइब्रेरी, वो सब अभी मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगी, वो हमने विजुलाइजेशन हमारी डेटा सेट की विजुलाइजेशन के लिए और रिलेशन फीचर्स के अंदर जो रिलेशनशिप बन रहे हैं उनको डिफाइन करने के लिए बताया। अब जैसे कि एक डेटा रीड हो जाएगा पाइथन के अंदर, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं प्रोसेसिंग से पहले मशीन लर्निंग को, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारी डिलीटिंग, एडिंग, ये सब चीज़ें, रॉस की, ये सब कुछ अभी आ रही है। अब हमने क्या करा, डेटा हमने लिया और हमने कुछ इनिशियल कंपैरिजन्स किया 3 कॉलम्स के बीच में। जो हमारे पास 3 कॉलम मेन है वो ये टाइम है, अमाउंट है और क्लास है। अब हम कंसाइज समरी डेटा सेट की अगर चेक करनी चाहें तो ये हो सकती है कि ये गुड प्रैक्टिस है फीचर्स को जानने के लिए, और उसकी डेटा टाइप्स को भी कि उस फीचर की क्या डेटा टाइप है किसकी, और उसके साथ भी कि इसके अंदर क्या नल वैल्यूज़ हैं या नहीं। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमने 6 यूज़ करे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी डिसीजन ट्री की, ठीक है। डिसीजन ट्री जो होता है मॉडल, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डेटा सेट उसके लिए हमने लिया। अब इस्टेब्लिशमेंट जो हमने की है प्रोडक्टिव डिसीजन ट्री के लिए, वो आर के एक पैकेज है, आर वैल्यू है, आर पार्ट से की है।
फिजिबल टाइम में और एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, होल पूरे डेटा को दो चीज़ों में हमने स्प्लिट कर दिया। पहला है ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा उसमें कर दिया। अब डिसीजन, फिर हमने क्या करा, डिसीजन ट्री जो होता है ना वो प्राइमरी क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन मेथड है, जो कि जिसके अंदर तीन जो है स्टेप्स मौजूद होते हैं। एक सबसे पहले उसकी फीचर की सिलेक्शन करना, फिर डिसीजन ट्री की जनरेशन करना और फिर डिसीजन ट्री की प्रूनिंग करना। हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की और अप्लाई किया एल्गोरिथम टेस्ट और ट्रेन डेटा सेट पे दोनों पे, और फिर हमने चेक किया कि कौन सा फीचर उसमें इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने इसकी इसी तरह सारे मॉडल से हमने क्या निकाली, एक्यूरेसी स्कोर निकाला है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का। ठीक है, इसी तरह एक्यूरेसी स्कोर डिसीजन मॉडल की 0.99 समथिंग आई। अब हमने के नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं। तो के नियरेस्ट नेबर जो होता है ये भी एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की टेक्निक के लिए यूज़ होता है। अब इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए ज़रूरी होता है डिस्टेंस और सिमिलर मेजर, ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, दोनों के दो डेटा के इंस्टेंस के बीच में। तो इस KNN के प्रोसेस में, के नियरेस्ट नेबर के प्रोसेस में हमने क्लासीफाई करा कि कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है, और नियरेस्ट करीबी जो पॉइंट हुआ ना उसको हमने न्यू इनकमिंग ट्रांजेक्शन बना के उससे दूसरी ट्रांजेक्शन निकाली। इस तरह हमने इसकी एक्यूरेसी निकाली। तो हमारे पास ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, हमने एक्यूरेसी निकाली। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की जाए तो हमने सेम थिंग इसमें किया कि हमने इंपोर्ट कराई लाइब्रेरी और यही एल्गोरिथम अप्लाई किया हमने ट्रेन और टेस्ट डेटा दोनों पे, और हमने यही चीज़ें चेक करी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है फीचर और किसकी एक्यूरेसी स्कोर किया है। फिर चौथे हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन्स लगाए। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में हमने क्या करा, हमने यूज़ सपोर्ट वेक्टर मशीन बेसिकली जो होता है ना वो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी है उसके लिए यूज़ होता है। ये जो है वो क्लासिफाई पैटर्न्स को दो कैटेगरीज में हमारे प्रोजेक्ट में इसने हमारी हेल्प की, एक फ्रॉडुलेंट में और एक नॉन फ्रॉडुलेंट में। तो हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर इसका भी इसी तरह आ गया। अब रैंडम फॉरेस्ट की बात की जाए तो रैंडम फॉरेस्ट जो है ना वो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूँगी कि रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री की एक वो है, एडवांस्ड वर्जन कहलाता है। सही है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन जो है मशीन लर्निंग में हमने की, हमने डिप्लॉय किया क्लासिफिकेशन को और रिग्रेशन एल्गोरिथम्स को हमने सबसे पहले। और ये रैंडम फॉरेस्ट जो है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। तो हमने इसमें फ्रॉड कार्ड ट्रांजेक्शन्स की हमने दो तरह से मतलब निकाली कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर इसी तरह हमने इसका निकाला, और कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं है, वो हमने निकाला। XGBoost की बात की जाए तो XGBoost जो होता है वो ये भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। ये भी एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का और अच्छा जाना जाता है एल्गोरिथम। ये मॉडल हमने ये इसलिए किया कि हमने इसमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स को मतलब डिटेक्ट करने के लिए क्या XGBoost क्लासीफायर को यूज़ करते हुए, और सबसे बेसिक इसका काम है ये इम्बैलेंस डेटा जो हमारे डेटा सेट के अंदर है उसको इम्बैलेंस डेटा को वो हैंडल कर रहा है, इम्बैलेंस डेटा को सही बना रहा है। स्टैंडर्ड अप्रोच इसकी ये कि हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली प्रीटी मतलब उसकी जो नीड थी, और उसके बाद हम उसको लेके गए उसकी पुअर परफॉर्मेंस पे, और इसकी मदद से हमने उसके एक्यूरेसी स्कोर निकाला। ये बात हो गई मेरी थ्योरी की, मतलब मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्या हमने प्रोजेक्ट में किया क्या नहीं किया। अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो ये कंक्लूजन में अपने जब मैं कोडिंग समझा दूँगी उसके एंड में आपको डिफ़ाइन करूँगी। अब हम आ जाते हैं कोडिंग पे। तो सबसे पहले हमने पैकेजेस जो हैं इंपोर्ट करवाए जो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम और वार्निंग्स के उसके लिए थे। अब OS का जो मॉड्यूल जो इंपोर्ट OS हमने कराया वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमने OS मॉड्यूल को पाइथन के अंदर इंपोर्ट मैंने करवाया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और ये क्या हमारे प्रोवाइड क्या कर रहा है, हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टरी को हमारी क्रिएट और रिमूव करना। हमें डायरेक्टरी अगर रिमूव करनी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारी पूरी, तो वो भी हम कर सकते हैं, क्रिएट करनी वो भी कर सकते हैं फोल्डर के लिए, और उसके कॉन्टेंट को हम फैच करवा रहे हैं, ये हम इसकी थ्रू हमने ये सब करा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर दी OS मॉड्यूल को। अब ये हमने इसीलिए किया है कि ये इंटरेक्ट कर सके जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको। अब वार्निंग्स हमने क्यों यूज़ की, वार्निंग्स जो है हमने इंपोर्ट करवाई वो इसलिए करवाई कि ये प्रोग्रामर्स को जो है ना हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको वार्न कर सके, हमारे पास जो है वार्निंग्स जो आ रही हैं उसको वो इग्नोर कर सके, वार्निंग्स किस तरह की आ रही है ये दे सके, मतलब हमारे पास एक टाइप की चीज़ें दे सके ताकि हम मतलब ध्यान रखें इस चीज़ का कि आगे हम ये गलती ना करें, और ये हमारे पास वार्निंग आ रही है तो आगे हम उस वार्निंग को सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरी लाइन पे जो वार्निंग्स जो फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर लिखा हुआ है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम वार्निंग जो हमारे पास आ रही है उसको इग्नोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये लाइब्रेरीज जो हम हमेशा से इम्पोर्ट करते हुए आ रहे NumPy
पांडास, और हमने उसमें दोनों चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, सीरीज़ 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और की बात की थी, सीरीज़ डेटा फ्रेम, दोनों को इंपोर्ट करवा दिया। अच्छा, अब ये न्यू है जो कि टर्म कलर हमने इंपोर्ट करवाया, कलर्ड को हमने टेक्स्ट की, हमारी टेक्स्ट में जो कस्टमाइजेशन हमें करनी है उसके लिए हमने करवाई, ठीक है। इसके बाद अब ये सारी लाइब्रेरी हमारी हो गई। अब हमने पैकेजेस जो है डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हमने करवाया, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सब करवाए। अब हमने क्या करा, प्लॉट साइजेस को और टाइप ऑफ प्लॉट को हमने उसको सेट करने के लिए फिगर साइज़ और ये सब देना है कि कितने एक्सिस पे ग्रिड पे होगा, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, और ये सब दे दिया, ठीक है। अब हमने मैटप्लॉटलिब जो है इंपोर्ट PDF पेजेस, इसमें जो भी चीज़ें हैं मतलब हमने फाइल्स को वगैरह को सबको इंपोर्ट करवा दिया। अब मॉडल सिलेक्शन के लिए एसकेएलएन की बात कीजिए तो एसकेएलएन हमने बहुत मुझे पता है कि एक बहुत यूज़फुल, एक रोबस्ट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए पाइथन में। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन मतलब एफिशिएंट टूल है मशीन लर्निंग के लिए, और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करने के लिए हमने इसमें करा है। इसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन के भी, रिग्रेशन के भी, क्लस्टरिंग के भी, डायमेंशनलिटी, और ये क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, मतलब एक अच्छी इंटरफेस को पाइथन के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हमने सारे ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ये सब कुछ इंपोर्ट करवाया कि हमें ट्रेन डेटा सेट चाहिए और मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या चाहिए। फिर हमने इंडिकेटर, मिसिंग इंडिकेटर, सिंपल इम्प्यूटर, ये सब कुछ ऐड करवाया। इसके बाद हमने जो है सारे मॉडल्स हैं जो हमने यूज़ करें, एल्गोरिथम्स, उसको सबको इंपोर्ट करवाया, जैसे कि मैंने अभी बताया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और ये सब कुछ हमने इसके अंदर करवा दिए, ठीक है। अब ये F1 स्कोर आगे हमें काम आएगा, हमें स्कोर निकालना होगा, एक्यूरेसी स्कोर निकालना होगा, जो मैंने बताया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से बताना होगा कि कितनी वैल्यूज ट्रू पॉजिटिव है, कितनी वैल्यू एक्चुअल में है, कितनी वैल्यू एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिकली ज़रूरी चीज़ है हमें हमारा निकालना, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपनी फ़ाइल को रीड करवाया, CSV फाइल को, हमारे पास यहाँ पर सारा जो है डेटा सेट आ जाए, मतलब फ़ाइल वो रीड कर ले और उसके पास फाइल आ जाए, सही है। अब हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे कि कितनी ट्रांजैक्शंस पर दिन में हो रही हैं, कितनी नॉर्मल हो रही हैं, कितनी फ्रॉड हो रही हैं, कितनी जेन्युइन है भी या नहीं, ठीक है ना। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल ट्रांजैक्शन के नाम से, उसकी हमने डेटा की लेंथ निकाल ली, हमारे डेटा सेट के अंदर जो है लेंथ का हमने मतलब एक फंक्शन यूज़ कर लिया, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के अंदर, ठीक है ना। फिर हमने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की लेंथ निकालने के लिए डेटा मतलब हमने नॉर्मल, हमने खुद अपने एज्यूम में जैसे मैंने 0 और 1 की बात की थी कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगी तो वो जो है वो 0 है, 1 है, समथिंग, तो नॉर्मल के लिए हमने 0 रख दिया और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के लिए 1। अब फ्रॉड की, अब हम दोनों की परसेंटेज भी निकालेंगे, कितने फ्रॉडुलेंट है, कितने नॉर्मल है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके अंदर कितनी परसेंटेज आ गई है, कि कितना परसेंट जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, कितना परसेंट फ्रॉड नहीं है, ये सब। तो हमारे पास हमने इस तरह टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ट्रांजैक्शंस आ गई, नॉर्मल ट्रांजैक्शन इतनी थी और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इतनी थी, और जो परसेंटेज आ गई फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की वहाँ पर 0.17 समथिंग आ गई। अब आगे बात की जाए तो सबसे पहले हमने डेटा सेट थे data.info के मतलब यूज़ करते हुए, फंक्शन यूज़ करते हुए इन्फो का निकाली। ये इन्फो का फंक्शन क्या प्रिंट कर रहे हैं, इन डेटा फ्रेम का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट कर रहे हैं, और ये इसके इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि कितने हमारे डेटा सेट में नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, कॉलम लेबल्स हैं, कॉलम की डेटा टाइप्स क्या है, मेमोरी यूजेज बता रहा है, कितना मेमोरी यूज है, रेंज इंडेक्स बता रहा है, नंबर ऑफ़ सेल्स कितने कॉलम के अंदर, ये हमारी नॉन नल वैल्यूज़ भी बता रहा है। इन्फॉर्मेटिक जो है ना वो एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी पूरे डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें कॉलम बता दिया, टाइम V1 से V28 है, नॉन नल वैल्यू को अलग से बता रहे हैं, काउंट कितनी नॉन नल वैल्यू कर रहा है, डी टाइप मतलब ये डेटा की टाइप बता रहे हैं कि सब डेटा टाइप, हमारे पास जो डेटा सेट है उसकी टाइप फ्लोट 64 है, ठीक है। ये अभी जैसे मैंने बात करी मेमोरी यूजेज बता रहे हैं, तो ये मेमोरी यूजेज ही बता रहे हैं कि कितना डेटा सेट हमारा मतलब मेमोरी यूजेज कितनी हो रही है, 67.4 MB। अब अगर हम बात करें मिन और मैक्स फंक्शन की, तो हमने क्या करा, मिनिमम वैल्यू अमाउंट की निकाली और मैक्सिमम वैल्यू भी अमाउंट की निकाली। हमारे पास वेरिएबल था ना, जो मैंने बताया था कि टाइम, अमाउंट और क्लास का वेरिएबल था, तो हमने अमाउंट की मिनिमम वैल्यू भी निकाली, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली। तो हमारे पास यहाँ मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई,
ठीक है, इसके फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन क्या कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे डेटा में से निकाल के बता रहा है। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करा। स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्टैंडर्ड स्केलर जो होता है फंक्शन, वो हमारे डेटा की वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज कर देता है, मतलब अच्छा कर देता है। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमने सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड स्केलर के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, फिट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करा, और इससे अलॉन्ग मैंने ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए अमाउंट वाले डेटा सेट को। ये पूरा अमाउंट का जो डेटा सेट है वो मेरे पास क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एक तरह से, रीशेप। अच्छा, रीशेप क्यों हम फिट ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, फिट ट्रांसफॉर्म वाला क्या काम कर रहा है, डेटा मेथड को जो है वो उसमें से क्या मैंने जैसे वो दिखाया था, ग्राफ दिखाया था जिसमें वो मीन भी निकाल के बता रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये काम वो कर रहा है कि ये मीन भी निकाल के दिखा रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी निकाल के बता रहा है। रीशेप की बात की जाए तो रीशेप का फंक्शन जो है वो अलाउ करता है एरे को पाइथन के अंदर रीशेप करने के लिए। रीशेप एरे की शेप को चेंज कर रहा है, और जो शेप है एरे की वो डिटरमाइन क्या हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हर एक डायमेंशन में बता रही है। रीशेप अलाउ कर रहा है कि आप ऐड कर लो या रिमूव कर लो डायमेंशन को अपने एरे में से। ठीक है, अब डेटा डॉट ड्रॉप की बात की जाए तो डेटा डॉट ड्रॉप में मतलब कि टाइम के जो कॉलम दिया हुआ है उसको हमने ड्रॉप करवाया। एक्सिस हमने क्यों करा है, एक्सिस एट्रीब्यूट जो होता है पांडास का डेटा फ्रेम है, ये एट्रीब्यूट हमारे इसमें क्या कर रहा है, एक्सिस कर रहा है ग्रुप ऑफ रॉज और कॉलम्स को, लेबल्स को, जो हमारे पास डेटा फ्रेम गिवन है उसको, और रिटर्न क्या कर रहा है, पाइथन की लिस्ट को और डेटा फ्रेम की एक्सिस के रिप्रेजेंट करने में। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक आर्ग्यूमेंट है जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमने यूज़ करा है। कुछ फंक्शन जो होते हैं इन प्लेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट, इंडेक्स, ड्रॉप ना, फिलना, ये सब भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट जो होती है इसकी फॉल्स होती है, तो हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी को रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ पर जो है यूज़ करा है इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब शेप डेटा डॉट शेप की बात करें तो हमने डेटा डॉट शेप इसलिए किया है कि यहाँ पर डेटा डॉट शेप में मैं अपने जो है ब्रॉडर स्केल पे बात की जाए तो शेप मेथड जो है मैंने यहाँ पर पांडास की और नमपाई टाइप की ऑब्जेक्ट्स की पाइथन के अंदर डायमेंशन को फेच कराने के लिए किया है। तो हर वैल्यूज़ के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रही है टपल से रिप्रेजेंट, टपल का मतलब ये है कि ये रॉज बता रही है और जितनी कॉलम्स है वो ये बता रही है। ठीक है, अब हम शेप के बाद आते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो उसको ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, शेप की भी हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पर आएँ तो x इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप और डेटा क्लास, मतलब अब जैसे ऊपर हमने डुप्लीकेट्स की बात करी, इसी तरह यहाँ पर हमने क्लास की वैल्यूज़ जो उसको वो ड्रॉप कर रहा है। और एक्सेस अभी मैंने ऊपर समझाया, तो वैल्यूज़ का जो फंक्शन है वैल्यूज़ का फंक्शन। अब हमने क्या करा है, एक्स ट्रेन करवाया डेटा सेट को, सारी हमने एक्स और वाई की डेटा सेट की ट्रेन और टेस्ट वैल्यू ले ली और उसको स्प्लिट किस में कर दिया, एक्स वाई के एक्सिस में। टेस्ट साइज़ हमने यहाँ पर दे दिया 0.25। टेस्ट साइज़ जो होता है एक नंबर होता है जो कि टेस्ट सेट का डिफाइन करता है साइज़। सिंपल रैंडम स्टेट मैंने 1 दे दिया। रैंडम स्टेट जो होता है वो एक हमने नंबर अलॉट कर देते हैं, सेट जो है वो फिर रैंडमली कोई भी ऑपरेशन के लिए वो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर से एल्गोरिथम को लगाना शुरू किया। तो डिसीजन ट्री लगाया। डिसीजन ट्री में हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करा। डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री मैंने अभी बताया कि ये एक नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि यूटिलाइज हो रहा है क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के टास्क के भी। इसमें जो एक हायरार्किकल फॉर्म होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये ट्रांजैक्शन शो कर रहा है हमारे उसमें कि कौन सी फ्रॉडुलेंट है कौन सी नॉन फ्रॉडुलेंट। और अगर ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि फ्रॉड आइडेंटिफाई कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है चांसेस, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के चांसेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और एक्यूरेट कर रहा है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। अब क्राइटेरियन, यहाँ पर क्राइटेरियन की बात की गई है, मतलब यहाँ पर डिसीजन की क्लासीफायर की यहाँ पर हमारे पास बात की हुई है। इससे हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि हमारे पास डेप्थ के अंदर ये 4 दिया हुआ है। हाँ, क्राइटेरियन एंट्रोपी दिया हुआ है। क्राइटेरियन एंट्रोपी का मतलब ये पैरामीटर हमने डिटरमाइन किया है कि कितनी इम्प्योरिटी है इसको स्प्लिट करने के लिए, मतलब मेजर्ड करने के लिए। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो है
वो है एंट्रोपी। मैट्रिक के लिए इम्प्योरिटी डॉट स्प्लिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह डिसीजन ट्री क्या कर रहा है, फीचर सर्च कर रहा है स्प्लिट मेथड के लिए। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी वो होगी वो बेस्ट एंट्रोपी से हमारे पास आ जाएगी। अब इस तरह हमने फिट करवा दिया इसको, ट्रेन और एक दोनों एक्सेस के हमने ट्रेन डेटा दे दिया, और फिर ये एक वेरिएबल में सेव करा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है एक्स टेस्ट को। फिर हमने प्रिंट क्या करवाया कि एक्यूरेसी स्कोर किया है डिसीजन ट्री मॉडल का। और इसी तरह मैंने ऊपर F1 स्कोर की भी बात की थी, तो वहाँ पर मैंने ये दोनों एक्यूरेसी स्कोर भी बता दिया और F1 स्कोर भी डिसीजन ट्री मॉडल में बता दिया। हाँ, अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बात की जाए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने पढ़ा था एक्चुअल वैल्यूज को बता रहा होता है, तो ये रॉ रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअल क्लासेस जो आउटकम्स आ रहे हैं असल में होने चाहिए, और जो प्रिडिक्शंस जो हैं प्रिडिक्शन मतलब हो सकते हैं और एक्चुअल में जो हैं उनको सबको ये बता रहे हैं। तो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या ले लिया, टेस्ट डेटा ले लिया, और जो हमने ऊपर वेरिएबल जो प्रेडिक्ट किया था वो ले लिया 0 और 1 में। तो यहाँ पर हम उसने ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव हमने वैल्यू दे दी कि कौन सी एक्चुअल वैल्यू है और कौन सी प्रिडिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, अब के नियरेस्ट नेबर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। फिर मैंने के नेबर्स क्लासीफायर के थ्रू मैंने के नियरेस्ट नेबर जो होता है ना वो कंप्यूट कर रहा होता है एक्यूरेट मॉडल को, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है हाईली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस को बना रहा होता है। के नेबर्स क्लासीफायर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो 5 नियरेस्ट नेबर्स को, करीबी नेबर्स को देख रहा होता है। तो हमें ज़रूरी होता है उसको क्लासीफायर को यूज़ करना यूक्लिडियन डिस्टेंस से, वो प्रॉक्सिमिटी जो है नेबरिंग पॉइंट्स को बीच में डिटरमाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। उसी तरह जैसे मैंने ऊपर उसको फिट करवाया था ट्रेन और एक्स और वाई एक्सिस के ट्रेन डेटा को वो करवाया, फिर एक वेरिएबल में सेव कराया, प्रेडिक्ट करवाया एक्स टेस्ट को, तो मेरे पास एक्यूरेसी स्कोर आ गया और F1 स्कोर के नियरेस्ट नेबर का आ गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की जाए, इसी तरह मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है वो मैथ फंक्शन यूज़ करा है। इसमें क्या कर रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रपोज कर रहा है। जो प्रपोज सिस्टम हमने जो यहाँ पर यूज़ किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो क्लासीफायर को बिल्ड बना रहा है फ्रॉड को प्रेडिक्ट करने में, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स को ये हैंडल भी करता है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा को भी, और इंश्योर करता है कि कितनी डिटेक्शन एक्यूरेसी और प्री प्रोसेसिंग स्टेप जो है इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ हो रहे हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, इसी तरह मैंने वही ऊपर प्रेडिक्ट करवाया एक्स टेस्ट को, एक्यूरेसी स्कोर बता दिया और F1 स्कोर बता दिया, मेरे पास यहाँ पर सिंपल आ गया। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एक मेथड है जो पैटर्न और मतलब पैटर्न को 2 कैटेगरीज में, वही फ्रॉडुलेंट और नॉट, इसी तरह इसलिए हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन को वो लिया। SVC इसका जो है हमने मेथड यूज़ कर लिया। फिर इसको हमने इसी तरह ट्रेन डेटा और एक्स और वाई एक्सिस में करवा दिया, और फिर इसको प्रेडिक्ट करवाया हमने टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट करवाया, ट्रेन डेटा ऊपर दे दिया और फिर टेस्ट डेटा को करवाया। तो हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल की भी आ गई और F1 स्कोर भी हमने निकाल लिया। रैंडम फॉरेस्ट की बात की जाए तो हमने सुपरवाइज एल्गोरिथम में ये भी रैंडम फॉरेस्ट ये क्लासीफाई क्या करे फ्रॉड कार्ड ट्रांजेक्शंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो मैंने अभी रिपोर्ट में भी बताया था। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एडवांस वर्जन है। यहाँ पर मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ले लिया। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी इसी तरह जैसे ऊपर ये मेरे पास जो क्लासीफायर यूज़ करा था मैंने के नेबर क्लासीफायर से, मेरे पास नियरेस्ट 5 नेबरिंग जो आ रही थी, इसी तरह सपोर्ट वेक्टर रैंडम फॉरेस्ट में भी मेरे पास आ रही, और मैंने मैक्सिमम अपनी तरफ से डेप्थ दे दी उसकी 4। फिर मैंने फिट करवाया ट्रेन एक्स और वाई एक्सिस की डेटा को, फिर प्रेडिक्ट करवा दिया एक्स टेस्ट डेटा को। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट की आ गई। रैंडम फॉरेस्ट जो होता है ना वो बेटर एफिशिएंसी और एक्यूरेसी देता है दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब ये रैंडम फॉरेस्ट को बेस्ट एल्गोरिथम हम कह सकते हैं। XGBoost जो होता है, XGBoost क्लासीफायर जो है अप्लाई किया है मैंने इस अपने मॉडल पे। XGBoost जो होता है वो इनसैम्पल भी करता है मेथड को, हायर प्रेडिक्शन लेवल को करता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर XGB क्लासीफायर्स का यूज़ किया। इसी तरह मैंने इसकी मैक्सिमम डेप्थ भी 4 दे दी। ये इसका बेसिकली फंक्शन है, इससे ये ट्रेन डेटा एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने ट्रेन करवाया डेटा को, और फिर जो प्रेडिक्ट डेटा कराया टेस्ट का वो मैंने निकाल लिया। अब मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ये बता रहा है कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छी तरह फ्रॉड डिटेक्शन की एक्यूरेसी को। तो कह सकते हैं कि इन सारे एल्गोरिथम में जो बेस्ट एल्गोरिथम वो कहलाएगा जो इम्प्लीमेंट हुआ है V5, मतलब इतनी सारी फीचर्स के साथ ऑप्टिमल क्लासीफायर, मतलब बेस्ट एल्गोरिथम वो ये होगा कि रैंडम फॉरेस्ट कहलाएगा। ये मॉडल जो है वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की एक्यूरेसी अच्छे से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी एक्यूरेसी हमें बता रहा है।
तो बस यही हमारा प्रोजेक्ट था। थैंक यू सो मच।